अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपसे बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम को 402 के लेसन नंबर 44 को देखेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है वो मार्केट्स फॉर फैक्ट्री इनपुट्स कंटिन्यूड है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इक्विलिब्रियम इन अ कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इन अ कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट है, इसमें क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द प्राइस ऑफ द इनपुट इक्वेट्स द क्वांटिटी डिमांडेड टू द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम से वाज़ह हो रहा है कि मतलब बराबरी है, ठीक है। यानी वो जहाँ इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास जो है वो डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो है वो कम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट में इक्विलिब्रियम का जिक्र किया है। देखिए इसमें जो है ये होता है कि जब एक कम्पिटिटिव फैक्टर में मार्केट में जब एक कम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट में इनपुट की जो प्राइस क्वांटिटी होती है, इनपुट की जो प्राइस जो होती है वो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच एक बैलेंस में आ जाए, तो मतलब वो हमारे पास मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड की जो प्राइस है इनपुट की, तो वो जब इक्वल में आ जाए तो मतलब हमारे पास कम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक हो गया। तो मतलब जो है वो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा जो है ये फैक्टर कम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट जो है वो ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर कोई बायर्स हो गया या सेलर्स होते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कई बायर्स होते हैं, ठीक है, यानी कई जो है वो सेलर्स होते हैं, कई बायर्स होते हैं, ठीक है। और कोई भी एक बायर या सेलर जो है वो मार्केट की जो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता। ना कोई सेलर कर सकता है, कोई एक ना ही कोई एक बायर कर सकता है, उसकी जो है मार्केट की जो कीमत होती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब इसमें जो इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम में जो होता है वो यही होता है कि बायर्स और सेलर जो है वो दोनों जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। और इनपुट की जो प्राइस होती है वो भी मतलब दोनों के लिए सही होती है। क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि कम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारे पास आ जाता है लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। ये कंपटीशन आउटपुट मार्केट है, ये मोनोपोलिस्टिक आउटपुट मार्केट है। आप इन चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ये इक्विलिब्रियम इन अ कॉम्पिटिटिव आउटपुट मार्केट। ये सारा आपका जस्ट याद करने वाला है, इसको मैं जो है वो आपको नहीं समझाने वाली, ठीक है। इक्विलिब्रियम आप जानते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट फैक्टर क्या होते हैं, ये चीज़ें भी आपको पता ही होंगी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आप आ जाते हैं इकोनॉमिक रेंट पर, ठीक है। अब इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, सबसे पहले हमें इसकी जो है वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे और देन जो है वो हम इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक रेंट है अब हमारे पास। देखिए इकोनॉमिक रेंट की हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है। फॉर अ फैक्टर मार्केट इकोनॉमिक रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट्स मेड टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी स्पेंड टू ऑब्टेन द यूज़ ऑफ दैट फैक्टर। देखिए अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब है कि इकोनॉमिक रेंट वो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाता है, जो कि उसके मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए ये वो चीज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वो ये वो चीज़ होती है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि लेबर हो गया, कैपिटल और लैंड के लिए, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। और जो हम उसमें पेमेंट्स करते हैं ये वो अमाउंट होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाता है, ठीक है। अब मिनिमम अमाउंट रिकॉर्ड की क्या बात हो गई है, देखिए मिनिमम अमाउंट रिकॉर्ड वो चीज़ होती है, ये वो अमाउंट होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑब्टेन करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो मतलब अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो इकोनॉमिक रेंट होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाता है, जो कि उसके मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसकी, ठीक है। जैसे अगर कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक है, अपने लैंडलॉर्ड जो एक लैंडलॉर्ड है वो अपनी जो ज़मीन है उसको जो है वो किसी भी जो है वो किसी भी जो है वो टेंट या को रेंट पर देते हैं, तो वो अमाउंट जो लैंडलॉर्ड को मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इकोनॉमिक रेंट होता है, ठीक है। वो अपनी ज़मीन को जो है वो हिस्सा देता है कि आप इस पर जो है वो टेंट लगा सकते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो रेंट होता है, ठीक हो। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि अगर कोई एक कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, ठीक है, तो वो अमाउंट जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इकोनॉमिक रेंट में होता है, इकोनॉमिक रेंट का होता है, ठीक है। तो मतलब जो ये जो हमारे पास जो इकोनॉमिक रेंट का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो है वो हमें फैक्टर मार्केट्स में पेमेंट्स और रेंट को जो है वो समझाने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसलिए जो है ये हमें बताया गया है कि ये इकोनॉमिक रेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है।
जी, तो स्टूडेंट्स अब जो है वो आपने यहाँ पे आ जाना है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये और चीज़ इसमें कुछ करने वाली नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स लैंड रेंट। लैंड रेंट मतलब क्या होता है, कोई भी ज़मीन आपके पास मौजूद है। जैसे कि मोस्टली हमारे पास क्या होता है, अगर हम पंजाब की बात करें या मतलब सिंध कहीं पे भी किसी भी जगह की बात करें हमारे जी, तो हमारे जो ज़िम्मेदार भाई थे वो क्या करते हैं, अपनी ज़मीनें खुद काश्त नहीं करते, तो वो ठेके पे देते थे। जब ठेके पे देते तो वो अपनी ज़मीन का जो है वो रेट लगाते हैं कि वो 1 साल का जो है वो अपनी ज़मीन का जो है वो रेंट इतना लेंगे। तो ये हमारे पास लैंड रेंट होता है, ठीक है। तो कुछ जगह पे ऐसे होता है कि वो 6 मंथ का होता है कि 6 मंथ पे फर्स्ट फसल का इतना 6 मंथ के लिए लिया जाता है रेंट पे। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो पूरे साल के लिए दी जाती है, ठीक है, ज़मीन रेंट पे। तो उनका हिसाब से जो है वो अपना रेट बढ़ा जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पे इन द पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ देर इज़ अ शॉर्टेज, अगर हमारे पास शॉर्टेज आ जाता है तो वेज मस्ट बी बिलो द कॉम्पिटिटिव वेज रेट, ठीक है, ये कर लीजिएगा। इसके बाद जो है वो आप आ जाता है कुछ इसके बारे से द शॉर्टेज ऑफ स्किल पर्सनल जो है वो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास शॉर्टेज की बात की जा रही है। देन हमारे पास यहाँ पे भी आता कुछ देख लीजिएगा कि पब्लिक सेक्टर पे इज़ बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस नॉट एमआरपी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो है वो बेस्ड करती है ऑन ईयर्स पर ऑफ सर्विस, नॉट एमआरपी पे नहीं करती। एमआरपी जो है वो इंक्रीज़ होता था एंड द प्राइवेट सेक्टर जो है वो पे इज़ ग्रेटर देन पब्लिक सेक्टर पे हो जाएगा। तो मैनी लीव द पब्लिक सेक्टर, बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर वो लीव कर जाते हैं इसी वजह से। देन हमारे पास आ जाता है फैक्टर मार्केट विद मोनोपोली पावर। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमारे पास उन्होंने कुछ हजम भी किया हुआ कि द आउटपुट मार्केट इज़ परफेक्टली कम्पिटिटिव और इनपुट मार्केट इज़ प्योर मोनोपोली, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या चीज़ होती है। चलिए मैं आपको जो है इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्टर मार्केट विद मोनोपोली पावर, ठीक है। इसमें हमें हमारे पास जो है वो जिम किया गया है द आउटपुट मार्केट इज़ परफेक्टली कम्पिटिटिव है। जो आउटपुट मार्केट होगी वो क्या है, परफेक्टली कम्पिटिटिव, जबकि इनपुट मार्केट जो है वो प्योर मोनोपोली के बारे में बताया गया है। देखिए अब इस सिनेरियो में जो है वो हमने ये बताया गया है कि हम फैक्टर्स मार्केट्स को देखते हैं जहाँ आउटपुट मार्केट परफेक्टली कम्पिटिटिव है और जो है वो इनपुट मार्केट जो है वो प्योर मोनोपोली पावर है, ठीक, मोनोपोली है। अब देखिए आउटपुट मार्केट जो है वो परफेक्टली कम्पिटिटिव, जिसमें जो है वो कई बायर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है बायर्स और सेलर्स होते हैं। वो कोई भी एक बायर या सेलर जो है वो मार्केट की कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट मार्केट में होता है। जबकि जो इनपुट मार्केट होती है जो कि हमारे पास प्योर मोनोपोली है, जिसमें सिर्फ एक बायर होता है जो कि इनपुट को ख़रीदने वाला होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो मोनोपोली में जो है वो इनपुट मार्केट का काम होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स मोनोपोली पावर वाला जो बायर इनपुट मार्केट पर कंट्रोल कर सकता है, जिससे इनपुट की कीमत और क्वांटिटी पर असर पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। ये जो सिनेरियो हमने देखा है फैक्टर मार्केट्स में मोनोपोली पावर का एक जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जो है वो हम यहाँ पे आ जाते हैं मार्जिन एंड एवरेज एक्सपेंडिचर्स पर। ये हमारे पास डायग्राम मौजूद है। इसके बाद हमारे पास यही आ जाती है, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं विद मोनोपोली पावर की, कि गवर्नमेंट में जो है वो सोल्जर आ जाता है, मिसाइल्स आता है, B2 बॉम्बर्स आ जाता है, NASA में हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स आ जाता है, कंपनी टाउन आ जाती है, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास आ जाता है मोनोपोली पावर इन द मार्केट फॉर बेसबॉल प्लेयर्स। तो ये बेसबॉल प्लेयर्स में जो है वो हमारे पास मोनोपोली पावर का क्या रद्द-ए-अमल होता है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में जो है वो कुछ जानना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारे पास आ जाता है मोनोपोली पावर इन द मार्केट फॉर बेसबॉल प्लेयर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है बेसबॉल ओनर्स क्रिएटेड अ मोनोपोलिस्टिक कार्टेल रिजर्व क्लॉज प्रिवेंटेड कंपटीशन फॉर प्लेयर्स, ये कुछ ईयर्स की बात की हुई और कंपटीशन हुआ। देखें इसका मतलब ये है कि बेसबॉल के लिए खिलाड़ियों के जो मार्केट में मोनोपोली पावर का कैसा असर पड़ता है, ठीक है। क्या मतलब है कि बेसबॉल के लिए खिलाड़ियों के मार्केट में मोनोपोली पावर का क्या असर पड़ता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास सबसे पहला दिया गया ना, उन्होंने पॉइंट दिया कि मोनोपोलिस्टिक कार्टेल। इसमें ये होता है कि बेसबॉल के मालिकों ने जो एक मोनोपोलिस्टिक कार्टेल बनाया होता है, जिसमें वो जो है वो खिलाड़ियों के लिए कंपटीशन को रोकने के लिए साथ आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कार्टेल होता है। इसके बाद जो रिज़र्व क्लॉज होता है वो ये होता है कि उस कार्टेल ने जो रिज़र्व क्लॉज को लागू किया है, जिससे जो है वो खिलाड़ियों के लिए कंपटीशन को रोकने के लिए जो है वो साथ आते हैं, वो रिज़र्व क्लॉज होता है, ठीक है। जो इसमें जो चीज़ बताई गई है हमारे पास कंपटीशन फॉर प्लेयर्स के लिए कि इन 1969 एवरेज सैलरी वाज जो है वो $42,000। तो मतलब ये कि इस साल खिलाड़ियों की एवरेज सैलरी जो है 42,000 थी। और 1997 में जो है वो खिलाड़ियों की एवरेज सैलरी आपके सामने मौजूद है। फिर 1975 की जो है वो इस साल जो है वो खिलाड़ियों की सैलरीज टीम एक्सपेंडिचर्स का जो है 25% थी।
और 1980 में जो है वो इस साल खिलाड़ियों की सैलरीज टीम एक्सपेंडिचर्स का 40% हो गई थी, ठीक है। तो इस जितना भी जो ये हमने पढ़ा है बेसबॉल के बारे में, तो इसमें ये है कि पता चलता है हमें कि मोनोपोली पावर ने खिलाड़ियों की मार्केट पर कैसा असर दिया है, ठीक है। रिजर्व क्लॉज ने कंपटीशन को रोकने के लिए जो है वो साथ आए थे, और कंपटीशन को रोकने के लिए वो साथ आए थे, जिससे खिलाड़ियों की सैलरीज में जो है वो चेंज आया था। लेकिन 1975 के बाद खिलाड़ियों की जो सैलरीज में इजाफा हुआ था, जिससे टीम जो है वो एक्सपेंडिचर्स का हिस्सा भी जो है वो बढ़ गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास मोनोपोली पावर बेसबॉल के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है वो लेक्चर नंबर 40 जो है वो 4 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको इसकी कुछ समझ आई होगी। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।